नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथ जीके जीएस ट्रिक्स में। दोस्तों, भारत के भूगोल के अंतर्गत पहले वीडियो में हम लोगों ने भारत की स्थिति तथा विस्तार के अंतर्गत भारत के पड़ोसी देश तथा भारत की अक्षांशीय तथा देशांतरी रेखा के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम लोग भारत की मानक समय रेखा, भारत की तटीय लंबाई, भारत की पड़ोसी देशों के साथ सीमा रेखा तथा कुछ द्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी गई है, वहां से आप जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि भारत के अगर पूरे स्थलीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल आप जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर भारत के स्थलीय सीमा की बात की जाए, स्थलीय सीमा अर्थात यहाँ से लेके यहाँ से नीचे, जानते हैं यहाँ से नीचे आने पर आपको अरब सागर मिलेगा, यहाँ से नीचे आने पर अरब सागर है, यहाँ नीचे आने पर आपको बंगाल की खाड़ी तथा नीचे आने पे हिंद महासागर स्थित है। ठीक है, तो अगर यहाँ से स्थलीय सीमा भारत की शुरू होती है तो स्थलीय सीमा की बात की जाए तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो हमने आपके लिए लिख रखा है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और अगर भारत के द्वीपों सहित, द्वीपों के साथ, भारत के द्वीप है ना, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप यहाँ पे है ना, तो द्वीपों सहित अगर भारत की तटीय लंबाई की बात की जाए तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे भारत के द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई 7516 किलोमीटर। और अगर हम द्वीपों की संख्या न लें अर्थात द्वीपों की गणना न करें तो भारत के तटीय रेखा की लंबाई हो जाती है 6100 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो अगर लंबाई की बात की जाए, द्वीपों सहित भारत की पूरी लंबाई की बात की जाए तो आप यहाँ 15,200 और 7516 को ऐड कर लेंगे तो आपकी आ जाएगी 22,716 किलोमीटर। ठीक है, अगर बात की जाए कि भारत के कितने राज्य जो हैं तट रेखा पर स्थित हैं, तट रेखा मतलब क्या, भारत के कितने राज्य समुद्र के साथ अपना तट बनाते हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि देखिए भारत के टोटल 9 राज्य समुद्र के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे गुजरात। देखिए, अगर पश्चिमी तट की बात की जाए तो पश्चिमी तट पे 5 राज्य हैं। 5 राज्यों में सबसे पहले है गुजरात, गुजरात के बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है गोवा, यहाँ छोटा सा दिख रहा है ना, ये है गोवा, फिर आता है कर्नाटक और फिर आता है केरल। यानी अगर पश्चिमी तट की बात की जाए तो 5 राज्य और पूर्वी तट की बात की जाए तो आपको 4 राज्य दिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर आंध्रा और फिर तमिलनाडु। यानी कि अगर टोटल बात की जाए कि कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं तो हो जाते हैं आपके टोटल 9 राज्य। और अगर बात की जाए कि सर्वाधिक तट रेखा किस राज्य की है और पूछ दिया जाए कि क्रम से कम 3 राज्यों के नाम बताइए जो सर्वाधिक समुद्र से तट रेखा साझा करते हैं, तो उनका नाम हमने आपके लिए लिख रखा है। देखिए, सबसे पहले है गुजरात। गुजरात जो है सबसे ज़्यादा तट रेखा, गुजरात की तट रेखा सबसे ज़्यादा समुद्र से लगती है। गुजरात के बाद आपका आ जाता है आंध्रा और आंध्रा के बाद है तमिलनाडु। तो 3 राज्य अगर सीरियल वाइज देखा जाए तो सबसे पहले आता है गुजरात, फिर आंध्रा, फिर तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो आपके लिए हमने लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो भारत का सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है कच्छ। और अगर सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो सबसे छोटा जिला है माहे। माहे कहाँ पड़ता है? पुदुचेरी। पुदुचेरी 4 अलग भागों में बंटा हुआ है। पुदुचेरी अगर बात की जाए तो 3 राज्यों में है, क्योंकि सबसे पहले पुदुचेरी जो था फ्रांसीसी उपनिवेश था। ठीक है, तो फ्रांसीसियों ने आके अलग अलग जगह पे अपने उपनिवेश बनाए, तो जैसे उन्होंने अपने उपनिवेश बनाए थे वैसे ही आज भी स्थित हैं। तो अगर पुदुचेरी की बात की जाए तो ये 4 भागों में विभाजित है। पहला है पांडिचेरी, फिर माहे, फिर कराईकल, फिर यनम। अगर पांडिचेरी की बात की जाए तो ये तमिलनाडु में यहाँ पे स्थित है पांडिचेरी। और माहे की बात की जाए तो माहे स्थित है केरल में माहे। माहे सबसे छोटा जिला है पूरे भारत के। अगर सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो वो है माहे, जो कि पुदुचेरी के अंतर्गत आता है। फिर है कराईकल। कराईकल दोस्तों कहाँ स्थित है? ये देखिए तमिलनाडु में कराईकल। और फिर यनम आता है आंध्रा में। तो ये चारों भाग पुदुचेरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों भारत के मानक समय रेखा की। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत के मानक समय रेखा की बात करते हैं तो भारत की मानक समय रेखा
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। तो 82.5 डिग्री को ही क्यों माना गया है, और सबसे बड़ी बात कि भारत के मानक समय रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, जब किसी देश का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जैसे कि भारत का देशांतरी विस्तार 68.7 से 97.25 तक, यानी कि अगर आप माइनस करेंगे अर्थात अंतर देखेंगे तो लगभग 30 देशांतर का अंतर, 68 से 97 तक लगभग 30 देशांतर का अंतर है। तो जब देशांतर का अंतर अधिक हो उस स्थिति में समय में परिवर्तन आ जाता है। तो समय में परिवर्तन आने के कारण एक मानक समय रेखा की आवश्यकता होती है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है और एक पूरा चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। अर्थात अगर अक्ष पर एंगल की बात की जाए तो अक्ष पर पृथ्वी कितने अंश का कोण बनाती है? अपने अक्ष पर 360 अंश का कोण बनाती है। तो आपके लिए हमने लिखा है कि अगर बताइए पृथ्वी एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है तो एक चक्कर को लिख सकते हैं ना 360 डिग्री। तो 360 डिग्री 24 घंटे में पूरा करती है। तो 24 घंटे को हमने लिख दिया 1440 मिनट। अर्थात अगर घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 24 में 60 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1440 मिनट। तो अगर पता किया जाए कि एक अंश में कितने मिनट घूमती है तो यहाँ से आप निकाल लेंगे। एक अंश बराबर कितना हो जाएगा? 1440 और बटा के 360। अगर इसको काट देंगे तो आएगा 4 मिनट। अर्थात पृथ्वी अगर एक अंश घूमती है तो 4 मिनट का अंतर आता है। कितना मिनट का? 4 मिनट का अंतर आता है। ठीक है दोस्तों, तो जब एक अंश घूमती है तो 4 मिनट का डिफरेंस आता है। तो आप बताइए यहाँ से 68 से 97 तक कितना डिफरेंस है? 30 अंश का। तो 30 अंश घूमेगी तो कितना डिफरेंस आएगा? 30 अंश में, यानी कि एक अंश में 4 मिनट तो 30 अंश में 120 मिनट। अर्थात यहाँ से यहाँ तक अगर अंतर की बात की जाए तो समय में अंतर है 120 मिनट का, यानी 2 घंटे का। तो आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो यहाँ पे देखिए हमने अगर पृथ्वी बनाई है तो पृथ्वी पर अगर हमारी भारत की स्थिति यहाँ पे है तो अगर भारत यहाँ पे है और सूर्य यहाँ पे स्थित, सूर्य यहाँ है, ठीक है। अगर सूर्य यहाँ है तो देखिए सूर्य का प्रकाश सबसे पहले कहाँ पड़ता है भारत में? यहाँ अरुणाचल प्रदेश पर। तो सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। तो आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में अंतर कितने घंटे का था? 2 घंटे का। तो यहाँ पे अगर सूर्योदय सबसे पहले होता है तो यहाँ सूर्योदय कब होगा? 2 घंटे बाद। यानी अगर यहाँ सूर्योदय 6 बजे होता है तो यहाँ सूर्योदय कितने बजे होगा? 8 बजे। इतनी बात समझ में आई? तो जैसा हमने आपको बताया कि जब देशांतरी विस्तार ज़्यादा हो तो मानक समय रेखा की आवश्यकता पड़ती है। तो भारत की मानक समय रेखा ये देखिए हमने यहाँ पे बना रखी है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर 82.5 डिग्री को पूछा जाए कि भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से कितना समय आगे है तो आप खुद बताइए। ग्रीनविच अर्थात 0 डिग्री, ग्रीनविच अर्थात 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ स्थित है? लंदन में ग्रीनविच नामक जगह है, वहाँ पे स्थित है ग्रीनविच रेखा, यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो आप बताइए अगर यहाँ 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है, यहाँ से हम 1 2 3 4 करते करते अगर 82.5 पे आते हैं तो कितने समय का अंतर होगा? तो हम गुणा कर देते हैं। एक अंश में 4 मिनट का अंतर आता है, एक अंश में 4 मिनट का अंतर आता है। तो 82.5 अंश में कितने मिनट का अंतर आएगा? तो देख लीजिए, एक अंश में 4 मिनट का अंतर आता है तो 82.5 अंश में कितने अंश का अंतर आएगा? तो 4 में अगर हम 82.5 का गुणा कर दें तो आ जाएगा आपका 330 मिनट। आप गुणा करके देख सकते हैं, आएगा 330 मिनट। अर्थात भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। 330 मिनट को अगर कन्वर्ट करेंगे घंटा में तो आएगा 5.5 घंटे, यानी कि भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से कितने अधिक है? 5.5 घंटे अधिक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखते हैं भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा आपको दिख रहा है, ये देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यही है। पूर्वी देशांतर रेखा हम क्यों कह रहे हैं? अर्थात 0 डिग्री अगर ग्रीनविच है तो वहाँ से हम पूर्व में आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसे पूर्वी देशांतर रेखा कह रहे हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन राज्य हैं? सबसे ऊपर देखिए उत्तर प्रदेश, फिर देखिए थोड़ा सा गया है मध्य प्रदेश में, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है उड़ीसा और आता है आंध्रा। यानी 5 राज्यों से हमने आपके लिए लिख भी रखा है। ये देखिए
भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। दोस्तों अब हम लोग द्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वीप होते क्या हैं? तो द्वीप हमने लिख रखा है, देखिए चारों तरफ से समुद्र से घिरा छोटा भूभाग, अर्थात अगर छोटा भूभाग है और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है तो उसे द्वीप कहेंगे, और अगर बड़ा भूभाग है वो समुद्र से घिरा हो तो उसे महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, और यही द्वीप अगर बहुत सारी संख्या में हो, यही द्वीप अगर ज़्यादा संख्या में हो तो उन्हें द्वीप समूह कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। देखिए सबसे पहले हम लोग बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों का अध्ययन करेंगे। बंगाल की खाड़ी में आप जानते हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, तो सबसे पहले हम लोग बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अध्ययन करेंगे। तो देखिए हमने लिख रखा है यहाँ पे आपके लिए, यहाँ बना दिया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें अंडमान तथा निकोबार अलग अलग हमने दर्शाया है। तो अंडमान 4 भागों में मुख्यतः बांटा गया। सबसे ऊपर देखिए उत्तरी अंडमान, फिर आता है मध्य अंडमान, फिर आता है दक्षिणी अंडमान, उसके बाद आता है लिटिल अंडमान। फिर अगर निकोबार की बात की जाए तो निकोबार में सबसे पहले आता है कार निकोबार, उसके बाद आता है ग्रेट निकोबार। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अगर उत्तरी अंडमान की बात की जाए तो उत्तरी अंडमान का सर्वोच्च चोटी अगर है, जो पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक, वो उत्तरी अंडमान द्वीप पर ही स्थित है। इस सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। और अगर बात की जाए मध्य अंडमान की, तो पूरे अंडमान द्वीप समूह में सबसे बड़ा अगर कोई भूभाग है तो वो है मध्य अंडमान। ये क्षेत्रफल में सभी अंडमान की अपेक्षा सबसे बड़ा है। फिर आता है दक्षिणी अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। देखिए हमने लिखा भी है कि दक्षिणी अंडमान पर ही स्थित है राजधानी पोर्ट ब्लेयर। और उसके बाद आता है लिटिल अंडमान। अगर बात की जाए कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पास है, जिससे पास मतलब क्या, जिससे होके जहाज़ें गुजरती हैं, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच एक पास स्थित है जिसे हम लोग डंकन पास के नाम से जानते हैं। तो डंकन पास से होकर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि डंकन पास कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है डंकन पास, इसी से होकर जहाज़ें गुजरती हैं। उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है कोको द्वीप। कोको द्वीप, इसे ही मरक्कत द्वीप भी कहते हैं। कोको द्वीप म्यांमार का भाग है। म्यांमार मतलब क्या, यहाँ पे स्थित है म्यांमार। हमने बताया था आपको कि अगर हिमालय, भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है, हिमालय यहाँ से हिमालय होते हुए दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है। दक्षिणवर्ती मोड़ लेने के बाद अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, म्यांमार से होते हुए नीचे की तरफ समुद्र में ये डूब जाता है। तो डूबने के बाद कहीं कहीं इसके शिखर उठे हुए हैं, यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में जाने जाते हैं। तो जब ये मुड़ता है, यहाँ दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है, तो म्यांमार में इसी हिमालय पर्वत को अराकाय नोमा पर्वत के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अराकाय नोमा पर्वत के नाम से जानते हैं। किसे? हिमालय पर्वत को। इतनी बात समझ में आई। तो यही हिमालय पर्वत आके यहाँ बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है तथा आगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में उठा हुआ है। अब बात की जाए कि अगर कोको द्वीप और मरक्कत द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में भी कोई द्वीप स्थित है तो कौन सा द्वीप है? तो उसका नाम है द्वीप का लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप। यह उत्तरी अंडमान के भी ऊपर यानी उत्तर में स्थित है। लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के बीच में स्थित है कोको चैनल। चैनल क्या होता है? एक छोटा सकरा भाग। आगे आने वाले चैप्टर में इसके बाद हम लोग चैनल्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने अंडमान के बारे में समझ लिया। अब आते हैं निकोबार पे। निकोबार मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है कार निकोबार और एक होता है ग्रेट निकोबार। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत का सबसे दक्षिणी जो भाग है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इसी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यानी कि ग्रेट निकोबार को अगर अक्षांशीय विस्तार के रूप में समझा जाए तो ये है 6.4 डिग्री पर स्थित है ग्रेट निकोबार। यानी यहाँ पे इसके नीचे आ जाएंगे यहाँ पे तो ग्रेट निकोबार स्थित है। ग्रेट निकोबार की अक्षांशीय स्थिति देखा जाए तो 6.4 पर स्थित है ग्रेट निकोबार। और अगर भारत की मुख्य भूमि की स्थिति देखा जाए तो किससे शुरू होती है? 8.4 से। पिछले वीडियो में आपको बताया है, आप देख लीजिएगा जाके। ठीक है, तो यहाँ बात समाप्त होती है कार निकोबार और ग्रेट निकोबार की। अब बात की जाए कि अंडमान और निकोबार के बीच कौन सा चैनल स्थित है,
तो अंडमान और निकोबार को विभाजित करने वाला चैनल है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसके बीच से होके जाता है? देखिए यहाँ पे लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच से होके जाता है 10 डिग्री चैनल। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं हम लोग कुछ और द्वीपों की जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, ये स्थित है गंगा सागर द्वीप और ये स्थित है न्यू मूर द्वीप। ये क्या है? गंगा नदी जानते हैं आप लोग कि उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी, यूपी से ऐसे होते हुए, बिहार से होते हुए ऐसे वेस्ट बंगाल में जाके 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा इसकी बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी धारा इसकी हुगली के रूप में यहाँ से होते हुए आके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो हुगली नदी के तट पर 2 द्वीप स्थित हैं, एक है गंगा सागर द्वीप और एक है न्यू मूर द्वीप। इतनी बात समझ में आई। अगला है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? उड़ीसा तट पर स्थित है। आपने सुना होगा DRDO का जो मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ से मिसाइल प्रक्षेपण? अग्नि 5 मिसाइल का प्रक्षेपण कहाँ से हुआ था? व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, आगे बात करते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? आंध्रा में। श्रीहरिकोटा द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा से इसरो के जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं वो श्रीहरिकोटा से छोड़े जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं पंबन द्वीप की। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? श्रीलंका तट पर। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप से ही, पंबन द्वीप पर ही धनुषकोडी स्थित है। तो धनुषकोडी से राम सेतु शुरू हो जाता है। आपने पढ़ा होगा कि राम सेतु कहाँ शुरू हो जाता है? धनुषकोडी से शुरू हो जाता है। ये धनुषकोडी कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग बात करेंगे अरब सागर में स्थित कुछ प्रमुख द्वीपों के बारे में। अरब सागर में बात करें तो सबसे पहले, अगर द्वीप की बात करें तो सबसे पहले यहाँ आता है आपका अलियाबेट द्वीप। अलियाबेट द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? खंभात की खाड़ी में। ये देखिए, ये सकरा सा भाग दिख रहा है, ये कच्छ की खाड़ी है और इसके जस्ट नीचे ये जो है खंभात की खाड़ी है। ये दोनों अरब सागर के ही भाग हैं। ठीक है, अभी हम लोग आने वाले अध्याय में कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, सभी खाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अलियाबेट द्वीप कहाँ स्थित है? खंभात की खाड़ी में स्थित है। अलियाबेट द्वीप से नीचे आते हैं तो सॉलिसिड द्वीप पड़ता है। सॉलिसिड द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र यानी कि मुंबई की अगर बात की जाए, मुंबई कहाँ स्थित है? मुंबई स्थित है सॉलिसिड द्वीप पे। ठीक है, मुंबई सॉलिसिड द्वीप पे स्थित है। ठीक है, और कुछ द्वीपों की, अगर प्रमुख द्वीपों की बात करें तो एक आता है सबसे नीचे आने पे अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती। लक्षद्वीप का एक कस्बा है मिनिकॉय, ये भी लक्षद्वीप से ही लगा हुआ है, यह है मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मिनिकॉय के नीचे कौन सा आता है देश? यह है मालदीव। मालदीव एक अलग देश है और मिनिकॉय, लक्षद्वीप ये सब भारत के ही द्वीप हैं। लक्षद्वीप मुख्यतः प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप अर्थात क्या? ये मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। मूंगा चट्टान क्या होते हैं? ये कैल्शियम कार्बोनेट का खोल लिए हुए मूंगा जीव से बने होते हैं। मूंगा जीव के ऊपर अगर देखेंगे तो खोल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक रहते हैं और जैसे जैसे वो मरते जाते हैं वो एक के ऊपर एक रहते हैं और धीरे धीरे करके वो स्थल के रूप में उठ जाते हैं। वही मूंगा चट्टान बढ़ते आगे बढ़ के प्रवाल का रूप ले लेते हैं। तो लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप पूरी तरह से प्रवाल द्वीप है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे की वीडियो में हम लोग चैनल्स और भी प्रमुख तथ्यों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।